हेलो डॉक्टर्स। चलिए आज हम एफोरिज्म नंबर 100 को समझने की कोशिश करते हैं। जिनको भागना है सत्य से वो भागे। हमें तो सत्य को समझना है, हमें तो सत्य की खोज करना है। हम भागने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सही हैं, हम सत्य हैं। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन सत्य है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एफोरिज्म नंबर 100 को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो बुक है उसका ग्राउंड प्लान को समझना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली आपको एफोरिज्म नंबर 100 एक्सप्लेन करता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस संदर्भ में बोल रहे हैं या किस संदर्भ में 100 एफोरिज्म लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, किस लिए लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। उसको समझने के लिए आपको उसके पहले के एफोरिज्म्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो जितने भी एफोरिज्म्स हैं हमारे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में वो कंटिन्यूटी में है, एक के बाद एक फर्स्ट एफोरिज्म को सेकंड एफोरिज्म पूरा करता है, सेकंड को थर्ड के बाद फोर्थ, इस तरह से कंटिन्यूटी में है। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा ऑर्गनन का कि फ्रेंड्स ये सब हमने कॉलेज के टाइम में पढ़ा हुआ है, हमको सबको पता है। ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है, आपको पता है, थ्योरेटिकल पार्ट है ना, एंड सेकेंड इज़ द प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट, एफोरिज्म नंबर 1 to 70 इज़ थ्योरेटिकल पार्ट, इज़ डॉक्ट्राइन पार्ट भी बोलते हैं इसको। थ्योरेटिकल पार्ट का मतलब है कि इन एफोरिज्म्स है ना 1 to 70 नंबर के एफोरिज्म्स में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में थ्योरी दी हुई है हैनीमैन सर ने। इसमें आपको डॉक्ट्राइन मिलेगा और क्या बोलना चाहिए, फिलॉसफी मिलेगी। ठीक है, कि मिशन ऑफ फिजिशियन क्या है ना, और क्योर क्या है, क्योर कैसा होना चाहिए, एक आइडियल क्योर को, एक होम्योपैथिक फिजिशियन को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, वाइटल फोर्स क्या है। तो ये सारी फिलॉसफी और थ्योरेटिकल बातें जो हैं एफोरिज्म नंबर 1 to 70 में लिखा हुआ है। ठीक है, और सेकंड है प्रैक्टिकल पार्ट, मतलब एफोरिज्म नंबर 71 to 294 इन 5th एफोरिज्म एंड 71 to 291 इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में आपको प्रैक्टिकली कैसे फिलॉसफी या आपके थ्योरीज़ और होम्योपैथिक डॉक्ट्राइन को कैसे अप्लाई किया गया है, इसके इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर हैनीमैन सर ने 71 to 294 दिया हुआ है। तो आज हम जिस एफोरिज्म की स्टडी करने वाले हैं, एफोरिज्म नंबर 100, ये प्रैक्टिकल पार्ट में आता है। मतलब इसका थ्योरी या डॉक्ट्राइन ये मात्र एक थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्लिनिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो मैं पहले आपको 100 को समझने के पहले आपको 99 को समझना पड़ेगा, है ना। तो 99 टू एफोरिज्म नंबर 99 से लेकर 104 तक के डॉक्टर हैनीमैन सर ने एक डिज़ीज़ को, स्पेशली द एक्यूट डिजीज़, एपिडेमिक डिजीज़ और स्पोरेडिक डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ को हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें, कैसे स्टडी करें, इसका इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अब अपन 100 नंबर पे आ जाते हैं, एफोरिज्म नंबर 100। सो
चलिए आप लोग अपनी बुक्स खोल लीजिए, एफोरिज्म नंबर 100 निकाल लीजिए। तो उसमें हम एक एक करके इसको पार्ट में एक एक मतलब कुछ लाइंस और पैराग्राफ्स पढ़ के उसको समझेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे। ऐसे अपन शुरू में पार्ट्स में पढ़ेंगे, फिर उसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन या ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अपन देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो एफोरिज्म नंबर 100 में क्या लिखा हुआ है? इन इन्वेस्टिगेटिंग द टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ एपिडेमिक and sporadic disease, it is quite immaterial whether or not something similar have ever appeared in the world before under the same or any other name. Mind you, इस एफोरिज्म की शुरुआत डॉक्टर हनीमैन सर ने की है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम, यहाँ पे भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम लिखा है, ये नहीं लिखा है कि पहले से चार्ट जो भी होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको। डॉक्टर हनीमैन सर कहते हैं कि एपिडेमिक या और स्पोरेडिक डिजीज़ के टोटलिटी ऑफ सिम्टम की इन्वेस्टिगेशन करने में या इन्वेस्टिगेशन करते समय या केस स्टडी करते समय इट इज़ क्वाइट इमटेरियल। यहाँ पे इमटेरियल का मीनिंग मैटर या इमैटर से नहीं है। ठीक है, इमटेरियल मतलब इंग्लिश का जो मीनिंग है डिफरेंट प्लेसेस पे चेंज हो जाता है। यहाँ इमैटर का मतलब वो तत्व से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इस इमटेरियल का मतलब है कि तुच्छ, मतलब जिसमें कोई मैटर ही नहीं हो, मतलब जिसको जो अनइम्पॉर्टेंट है। तुच्छ मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि तेरे बात में कोई दम नहीं है ना, तेरे बात में कोई वजन नहीं है, तो वो वाली फ्रेज के रूप में यहाँ इमटेरियल शब्द का यूज़ डॉक्टर हनीमैन सर ने किया है। तो डॉक्टर हनीमैन सर क्या बोलते हैं, इट इज़ क्वाइट, अगर आप किसी एपिडेमिक या स्पोरेडिक डिजीज़ के टोटलिटी ऑफ सिम्टम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन में इट इज़ इमटेरियल, मतलब ये बहुत तुच्छ सी बात है या अनइम्पॉर्टेंट बात है कि इस प्रकार का कोई मामला दुनिया में पहले कभी सामने आया है कि नहीं आया है। और यह भी बात कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती कि इस मामले को क्या नाम दिया गया था पहले जब हुआ था या नहीं हुआ था। तो सो यहाँ पे है ना, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही इसमें पैराग्राफ में क्लियर कर दिया है कि नेम डायग्नोसिस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपके ट्रीटमेंट में, एकदम क्लियर कट कर दिया है नेम ऑफ डिजीज़ और डायग्नोसिस का। ठीक है, जब कोई फिजिशियन किसी डिज़ीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, केस स्टडी कर रहा हो या ट्रीटमेंट कर रहा हो, तो उसे यह दिमाग से में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि मैं किस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। यह दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि ऐसे मामले को इससे पहले किस डिजीज़ के नाम से जाना गया था या जाना गया है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट है द नोवेलिटी और पिक्युलरिटी ऑफ अ डिजीज़ ऑफ दैट काइंड मेक्स नो डिफरेंस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो डिज़ीज़ कितना पिक्युलियर है या उसमें कितना नयापन है, either in the mode of examining or of treating it. ठीक है,
इस प्रकार के एपिडेमिक डिजीज़ में क्या नयापन है या क्या पिक्यूलियर है, क्या विशेषता है, इस केस स्टडी में और उसके ट्रीटमेंट में कोई लेना देना नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नहीं है अगर आप कोई नया डिजीज़ भी आ जाए नए नाम से, नए सिम्टम्स लेकर, क्योंकि एक फिजिशियन को तो उस समय फैली हुई डिजीज़ को न्यू एंड अननोन मानते हुए, ठीक है, आगे मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, एज द, शुरू से पढ़ लेते हैं, द नोवेलिटी और पिक्यूलरिटी ऑफ द डिजीज ऑफ दैट काइंड मेक्स नो डिफरेंस ईदर इन द मोड ऑफ एग्जामिनिंग और ऑफ ट्रीटिंग इट, एज द फिजिशियन मस्ट anyway regard the pure picture of every prevailing disease as if it were something new and unknown and investigate it thoroughly for itself। क्या बोल रहे हैं सर कि डिजीज़ में क्या नयापन है या क्या पिक्यूलरिटी है, इस केस स्टडी में और उसके ट्रीटमेंट में कोई मायने नहीं रखता, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक फिजिशियन को तो उस समय फैली हुई डिजीज़ को, ठीक है, फिजिशियन मस्ट एनीवे रिगार्ड द प्योर पिक्चर ऑफ एवरी प्रिवेलिंग डिजीज़, मतलब उस समय जो फैली हुई डिजीज़ को न्यू एंड अननोन मानते हुए, जैसे लिखा हुआ है, डिजीज़ एज इफ वर समथिंग न्यू एंड अननोन, उस समय जो फैली डिजीज़ है उसको न्यू और अननोन मानते हुए उस डिजीज़ की प्योर पिक्चर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इट थ्रूली फॉर इटसेल्फ, ठीक है, कहाँ चला गया, फिजिशियन मस्ट एनीवे रिगार्ड द प्योर पिक्चर ऑफ एवरी प्रिवेलिंग डिजीज़, हर डिजीज़ का उसको प्योर पिक्चर तैयार करना चाहिए, कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने लिए छानबीन कर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ताकि वो उसका राइट ट्रीटमेंट कर सके, राइट मेडिसिन का सिलेक्शन कर सके। इफ़ ही डिज़ायर्स टू प्रैक्टिस, है ना, आगे लिखते हैं, मतलब क्योंकि यार हर केस, हम हमेशा बोलते हैं कि होम्योपैथी में हर केस नया केस होता है, हर केस फ्रेश केस होता है। अगर मेरे पास 4 डायबिटीज़ के पेशेंट आए हैं तो चारों मेरे लिए नए हैं ना, सिर्फ डायबिटीज़ नाम देने से एक बीमारी या एक पेशेंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट तो डिफरेंट है, ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है, तो सबका रिएक्शन अलग अलग होता है, सबके साइन एंड सिम्टम्स अलग होते हैं, ब्लड शुगर सबका बढ़ा हुआ होगा, डायबिटीज़ सबका डायग्नोसिस बना हुआ है, लेकिन सभी एक इंडिविजुअली डिफरेंट सिक पीपल्स हैं जिनका मुझे ट्रीटमेंट करना है। तो यही बात डॉक्टर हनीमन सर ने एपिडेमिक डिजीज़ के लिए भी लिखा है। आगे लिखते हैं, इफ़ ही डिज़ायर्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन अ रियल एंड रेडिकल मैनर, never substituting conjunctural for actual observation, never taking for granted that the case of disease before him is already wholly or partially known, but always carefully examine it in all its phases, and this mode of procedure is all the more requisite in such cases as, ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, इफ़ ही डिज़ायर्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन रियल एंड रेडिकल मैनर, अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर मेडिसिन की प्रैक्टिस को सच्चे, मतलब अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर रियल और रेडिकल वे में, मतलब रियल सच्चे और रेडिकल मतलब होता है मौलिक, प्योर, ओरिजिनल, असली मैनर में मेडिसिन की प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे रियलिटी को समझने की कोशिश करना चाहिए।
क्योंकि रियलिटी, ट्रूथ, प्योरिटी तक अटकलबाजी करके, अनुमान लगा के, हाइपोथेसिस बनाकर उसके एक्चुअल ऑब्जर्वेशन रियल प्योर पिक्चर के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इफ़ ही डिज़ायर्स टू प्रैक्टिस medicine in a real and radical manner, never substitute conjecture for actual observation, never take for granted that the case of disease before him। ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ इस पैराग्राफ का ये मीनिंग है कि अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर सच्चे और मौलिक रूप, ओरिजिनल असली मैनर में मेडिसिन की प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे रियलिटी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी या ट्रूथ या प्योरिटी तक अटकलबाजी करके, अनुमान लगा के, हाइपोथेसिस बना कर उसके एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अपनी अलग से थ्योरी या हाइपोथेसिस बनाकर प्योर पिक्चर को में मिक्स करके उसको इम्प्योर नहीं करना चाहिए। अगर आप सही मायने में रियल और ऑथेंटिक और रेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ इसका ये मीनिंग है। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं? never taking for granted that the case of the disease before him is already wholly or partially known, but always careful examine in all its phases। फिजिशियन को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके सामने जो केस आया है, जो भी एपिडेमिक डिजीज़ आई है, वो पूरी तरह से औरों द्वारा जाना गया है या नहीं, अधूरा जाना गया है या पूरा जाना गया है, या कोई नेम दे दिया गया है या नहीं दिया गया है। इसकी तरफ होम्योपैथिक फिजिशियन को ध्यान नहीं देना चाहिए या सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, but always carefully examine it in all its phases, and this mode of procedure is all the more requisite in such cases। इसमें क्या बोलते हैं आगे? इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक फिजिशियन को केस की, डिजीज़ की हर अवस्था की केयरफुल एग्जामिनेशन करे। ठीक है, पूरे हर फेस की, हर स्टेज की डिजीज़ के फुल्ली एग्जामिन करे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस मोड ऑफ प्रोसीजर इज़ ऑल द मोर रिक्वायर्ड इन सच केसेस। इस तरह के मोड ऑफ प्रोसीजर ऐसे केस में, ऐसे केसेस को समझना, मतलब इस प्रोसीजर से ऐसे केसेस को समझना बहुत आवश्यक है या अपेक्षित है। बोल रहे हैं कि उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिजीज़ को हर एंगल से। As a careful examination will show that every prevailing disease is in many respects a phenomena of unique character, differing vastly from all the previous epidemics to which certain names have been falsely applied। आगे क्या बोलते हैं हनीमन सर कि प्रिवेलिंग एपिडेमिक डिजीज़ के केयरफुल एग्जामिनेशन किया जाए, यदि जो अभी डिजीज़, जो एपिडेमिक डिजीज़ अभी फैली हुई है, यदि
उसका केयरफुल एग्जामिनेशन किया जाए तो पता चलता है कि इस बार की एपिडेमिक डिजीज़ पिछली बार की तुलना में कुछ यूनिक कैरेक्टर लिए हुए है, कुछ अलग है, उसका रूप बदल चुका है, ये डिफरेंट है सम differing vastly from all the previous epidemics, है ना। पहले जो अटैक आया था, मतलब इन्फेक्शन फैला था, वो 4 महीने बाद जो इन्फेक्शन फैला है, उससे अभी का इन्फेक्शन की के जो सिम्टम्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है ना, वो तो डिफरेंट है। भले उसको प्रीवियस डिजीज़ का गलत रूप से नाम दे दिया गया हो या कुछ और डिजीज़ का नाम दे दिया जाता हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अभी कोरोना बोल दिया, पहले इसको मत कोरोना बोल दिया, या आने वाले समय में बस कोरोना बोल दिया। तो नाम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको प्योर पिक्चर डिजीज़ का टोटलिटी बनाना, प्योर पिक्चर का, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिजीज़ सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं। तो एक पिक्चर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए काम नहीं आएगी, इसलिए आप किसी भी मेडिसिन को पहले से फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, to which certain names have been falsely applied, with the exception of those epidemics resulting from a contagious principle that always remains the same, such as smallpox, measles, etc. यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। हैनीमैन सर बोलते हैं, यदि इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाला तत्व, अगर संक्रमण करने वाला तत्व सेम है, वही है जो जिसने प्रीवियसली प्रोड्यूस किया था, तो एपिडेमिक डिजीज़ का स्वरूप भी वही होता है, कभी चेंज नहीं होता। जैसे स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स का स्वरूप कभी चेंज नहीं होता है, वही कॉप्लिक स्पॉट दिखेगा आपको, वही रैशेस दिखाई देंगे, तो इसका स्वरूप चेंज नहीं होता है। लेकिन दूसरी जो डिजीज़ेस हैं, सो कॉल, जिनको फॉल्स नाम दे दिया जाता है, उसका स्वरूप हमेशा बदलते जाता है। तो उसके लिए आप पहले से मेडिसिन फिक्स नहीं कर सकते। इस एफोरिज्म नंबर 100 में डॉक्टर हनीमन सर ने हमेशा बोला है कि टोटलिटी पे ही ध्यान दिया है सिम्टम्स के, चाहे वो एपिडेमिक डिजीज़ हो या स्पोरेडिक डिजीज़ हो, है ना। उसमें ये मायने नहीं रखता, ये बात एकदम तुच्छ है कि उस एपिडेमिक डिजीज़ को क्या नाम दिया गया है या दिया गया है कि नहीं है, वो पहले कभी हुआ है कि नहीं है, कभी जाना गया है कि नहीं है, ये इससे कोई मतलब नहीं है भाई। आपको सिर्फ एक प्योर पिक्चर आपको उस समय फैले एपिडेमिक डिजीज़ का स्टडी करके, गहन अध्ययन करके प्योर पिक्चर तैयार करना है, और उस प्योर पिक्चर में आपको उस प्योर पिक्चर के बेसिस पे आपको उसको ट्रीटमेंट करना है, उसको मतलब उसको क्योर करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें ये जो है वो मैंने जो बोला था उसको सपोर्ट करती है, इसलिए मैंने डॉक्टर अनुपम और डॉक्टर क्षितिज जी को मैंने थैंक्स बोला था कि आपने तो मेरे फेवर में एफोरिज्म्स डाल दिए। ठीक है, तो आप लोग चाहोगे तो मैं एक बार और इसका हिंदी अनुवाद आपको एक बार में पढ़ के सुना देता हूँ। 100 एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन सर बोलते हैं कि एपिडेमिक या और स्पोरेडिक डिजीज़ के टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स
कि इन्वेस्टिगेशन करने में या इन्वेस्टिगेशन करते समय या केस स्टडी करते समय इट इज़ क्वाइट इमटेरियल, ये बहुत तुच्छ बात है, ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट है कि इस प्रकार का कोई मामला दुनिया में पहले कभी सामने आया है कि नहीं आया है, या यह भी बात कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती कि इस मामले को क्या नाम दिया गया है। जब कोई फिजिशियन किसी डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, केस स्टडी कर रहा हो या ट्रीटमेंट कर रहा हो, तो उसे यह दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि ऐसे मामले को इसके पहले किस डिजीज़ के नाम से जाना गया था। उस प्रकार एपिडेमिक डिजीज़ में क्या नयापन है, इसी प्रकार से एपिडेमिक डिजीज़ में क्या नयापन है, अभी जो एपिडेमिक डिजीज़ फैली है प्रेजेंट में, उसमें क्या नयापन है या क्या पिकुलैरिटी है या विशेषता है, इसका केस स्टडी से और उसके ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि इसमें क्या नयापन है, क्या पिकुलैरिटी है, क्योंकि एक फिजिशियन को तो उस समय फैली हुई डिजीज़ को न्यू एंड अननोन, नए और अज्ञात मानते हुए उस डिजीज़ की प्योर पिक्चर को कलेक्ट करना है चाहिए और अपने लिए छानबीन, उसका गहन अध्ययन, उसका गहन इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एवरी केस इज़ न्यू केस फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन। ठीक है। यदि एक होम्योपैथ सच्चे, रियल और रेडिकल मौलिक रूप से मैनर में मेडिसिन की प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे रियलिटी को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि रियलिटी या ट्रूथ या प्योरिटी तक को अटकलबाजी करके, अनुमान लगा के, हाइपोथेसिस बना कर उसके एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या रियल फॉर्म या रियल पिक्चर के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। फिजिशियन को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके सामने जो केस आया है उस या डिजीज़ आई है एपिडेमिक, वो पूरी तरह से औरों द्वारा जाना गया है या नहीं जाना गया है, उसमें उसका अधूरा नॉलेज है या पूरा नॉलेज है, उसको कोई नाम दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये सब नहीं सोचना चाहिए, ये सब ध्यान नहीं देना चाहिए। इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है कि एक फिजिशियन को केस की, डिजीज़ की, एपिडेमिक डिजीज़ की हर फेज़, हर अवस्था की केयरफुल एग्ज़ामिनेशन करे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी केयरफुल एग्ज़ामिनेशन करे हर डिजीज़ के हर स्टेट की, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन से ऐसे केस को समझना बहुत आवश्यक है, या एक फिजिशियन से अपेक्षा की जाती है कि वो एपिडेमिक डिजीज़ को पूरी तरह से केयरफुली समझे, क्योंकि प्रिवेलिंग अभी जो एपिडेमिक डिजीज़ फैली हुई है, अगर आप उसका केयरफुल एग्ज़ामिनेशन करने जाएं या एग्ज़ामिनेशन करें तो पता चलता है कि इस बार की एपिडेमिक डिजीज़ कई मायनों में पुरानी डिजीज़ से अलग है, यूनिक कैरेक्टर लिए हुए है, उसका रूप बदल चुका है। डिफरेंस होते हुए भी इस प्रिवेलिंग डिजीज़ को फॉल्सली, गलत रूप से पुराने रोग का नाम दे दिया जाता है या कुछ और नाम दे दिया जाता है, जिसका हमारे ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं है। हमको तो अपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे फोकस करना है। हाँ, यदि इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाला जो मैटर है, जो तत्व है या जो कॉजेटिव फैक्टर है, संक्रमण करने वाला जो तत्व है वो सेम है, वही प्रीवियस वाला हो, तो एपिडेमिक डिजीज़ का स्वरूप भी वही होता है, कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स एंड का स्वरूप कभी भी चेंज नहीं होता।
तो इस एफोरिज्म में केवल यही लिखा हुआ है घुमा फिरा के कि आपको नेम पे डिजीज़ का क्या डायग्नोसिस है इस पे फोकस नहीं करना है। एपिडेमिक डिजीज़ पहले जो हुई थी वो जिस मेडिसिन से ठीक हुई हो, अभी जो हो रही है वो उसी मेडिसिन से ठीक हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपको अभी जो एपिडेमिक डिजीज़ फैली है उसका अभी का पिक्चर तैयार करना है और उसको यूनिकनेस, उसके करैक्टरिस्टिक, उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, PQRS सिम्टम्स के बेसिस पे आपको उसको ट्रीट करना है ना। ये करने के लिए आपको उस डिज़ीज़ को पूरी तरह से, उस एपिडेमिक डिज़ीज़ को का प्योर पिक्चर तैयार करना है, उसको समझना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसका केयरफुल एग्जामिनेशन करना है। डिज़ीज़ के नाम से डरना नहीं है, डिज़ीज़ के नाम पे प्रिस्क्राइब नहीं करना है, डिज़ीज़ के नाम पे चार्ट नहीं बनाना है, क्योंकि हर पेशेंट इंडिविजुअल होता है, हर केस इंडिविजुअल होता है, हर एपिडेमिक केस इंडिविजुअल होता है। तो हमारा मेडिसिन का सिलेक्शन भी इंडिविजुअल होना ही चाहिए, होता ही है और होगा ही। थैंक यू।